नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं शुभेंदु सिंह। हमारी खास पेशकश बड़ी बात बड़ा शो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो सीधा सीधा छात्रों से जुड़ा हुआ है। राज्य सरकार ने अनलॉक गाइडलाइन में क्लब और सिनेमा तक को खोल दिया, लेकिन कोचिंग और हॉस्टल्स अभी तक बंद पड़े हैं। ऐसे में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र प्रभावित नजर आते हैं। साथ ही कोचिंग और हॉस्टल संचालक भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। कोचिंग बंद होने से छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। अगले महीने कई प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन भी होने वाला है। वहीं कोचिंग और हॉस्टल पिछले 1 साल से बंद होने से संचालकों के सामने रोजी रोटी का संकट बन चुका है। कोचिंग संस्थानों की दुर्दशा पर किसी का कोई ध्यान नहीं है, जबकि कोचिंग संस्थान प्रदेश में बड़ी कारोबारी गतिविधियां हैं। और ऐसे में सवाल उठते हैं कि जब अनलॉक के तहत सिनेमा और क्लब को खोल दिया गया, तो फिर कोचिंग और हॉस्टल्स को बंद क्यों रखा गया है? क्या शिक्षा और रोजगार से ज्यादा जरूरी सिनेमा और क्लब है? आज इसी बड़ी बात पर हमारा यह बड़ा शो है और इसको लेकर के लगातार ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सवाल बड़ा है कि आखिर जो पढ़ाई से जुड़ी हुई चीजें हैं, शिक्षा से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, क्यों नहीं उस पर फोकस किया जा रहा है? और चलिए अब आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। बेहद महत्वपूर्ण चीजें, बेहद महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि सिनेमा और क्लब आप खुल चुके हैं, लेकिन कोचिंग और हॉस्टल्स आखिर बंद क्यों हैं? क्या शिक्षा और रोजगार से ज्यादा जरूरी है सिनेमा और क्लब? कोचिंग संस्थान 1 साल से ज्यादा समय से बंद पड़े हैं। कोचिंग बंद होने से छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों की तैयारियां प्रभावित हो रही हैं, बाधित हो रही है। कोचिंग संस्थानों की दुर्दशा पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। कोचिंग संस्थान प्रदेश में बड़ी कारोबारी गतिविधि है, लेकिन ऐसे में अभी तक संस्थानों के शुरू ना होने से इसका असर पड़ रहा है। अगले महीने होने वाले कई प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन है, लेकिन उससे पहले पहले अब बच्चों की पढ़ाई भी इससे प्रभावित नजर आ रही है। और इस मुद्दे पर आगे चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनीश कुमार, जो कि अध्यक्ष हैं ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट महासंघ से, और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं अजय अग्रवाल, महासचिव हैं ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट महासंघ से। बहुत स्वागत है दोनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में। जरा मैं शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि आप शुरुआत में सर आपसे ही कर रहा हूं अजय अग्रवाल जी, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक चीजें देखने को मिली हैं, इंस्टीट्यूट बंद हैं, शिक्षण संस्थान बंद हैं, इसका कोरोना संक्रमण के दौर में कितना चुनौतीपूर्ण यह समय रहा है? क्या क्या चुनौतियां रही हैं, क्या परेशानियां रही हैं? अजय अग्रवाल जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? अजय अग्रवाल जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज नहीं आ रही। लगता है कुछ तकनीकी खामी है, जरा उसको दुरुस्त कर लेते हैं। लेकिन आखिर कोचिंग संस्थान और बाकी शिक्षण संस्थान कब खुलेंगे? क्योंकि इससे जो बच्चों की पढ़ाई है वो सीधे सीधे बाधित हो रही है। और कई बार ये कह दिया जाता है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस के जरिए, क्योंकि बच्चे तो नाखुश हैं, उससे उस लिहाज से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में क्या वाकई में ये बड़ा वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की गई है? और क्या इसके लिए पहले से तैयारियां थी? कोचिंग अगर सेंटर्स बंद कर दिए गए हैं, अभी तक नहीं खोले गए हैं, अनलॉक में जब सभी चीजें धीरे धीरे खुल रही हैं, तो आखिर क्या इसके पीछे कारण हैं? और साथ ही साथ अब जरा आगे बढ़ते हैं, और अब लगातार हमारे साथ दो खास मेहमान कार्यक्रम में बने हुए हैं। अजय अग्रवाल जी से मैं जरा सबसे पहले जान लेता हूं। अजय अग्रवाल जी, सबसे पहले सवाल आपसे यही है कि राज्य सरकार से आखिर आपकी मांग क्या है? क्या चाहते हैं आप सरकार से? अजय अजय अग्रवाल जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए हम जरा आगे बढ़ते हैं। आप जरा अजय अग्रवाल जी से मैं रिएक्शन लूं, लेकिन उससे पहले अनीश जी भी हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। अनीश जी, जरा जल्दी से मैं आपसे इस पर जानना चाहता हूं कि क्या अभी तक चीजें नजर आती हैं? बहुत हद तक चुनौतियां हमने देखी, बहुत सारी चीजें अभी तक बंद रही, लेकिन अब धीरे धीरे अनलॉक के बाद सभी चीजें जब वापस पटरी पर लौट रही हैं, तो शिक्षण संस्थान, कोचिंग सेंटर्स आखिर बंद हैं, इसके पीछे क्या आपको नजर आता है? बहुत हद तक चुनौतियां भी हैं अभी भी? कौन सा ये तो सही तो अनीश जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप?
अरे जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल। लगता है कुछ तकनीकी खामी आ रही है, लेकिन जरा आपको एक बार फिर से बताएं, कोचिंग और आज जो हॉस्टल्स हैं वो आखिर क्यों बंद हैं? अनलॉक में जब धीरे धीरे चीजें वापस से पटरी पर लौट रही हैं तो क्या कारण है? क्यों नहीं शिक्षण संस्थानों को आगे आप खोलने की तरफ विचार किया जा रहा है? और इसी को लेकर के लगातार इससे पहले भी कई मुलाकातें हो चुकी हैं प्रदेश में। आप जो आप बड़े बड़े अधिकारी हैं या फिर मंत्री हैं, उन सभी से मुलाकात हो चुकी है। शिक्षा मंत्री से भी इससे पहले मुलाकात हो चुकी है। कोचिंग संचालक आप बैठकें कर चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं, अपनी परेशानियों को बता चुके हैं, क्योंकि बहुत हद तक परेशानियां इस दौरान कोचिंग संस्थानों के सामने भी है, उनके संचालकों के सामने है। परेशानी इस बात को लेकर के है कि एक लंबा समय हो चुका है, अभी तक कोरोना संक्रमण की वजह से जब धीरे धीरे सभी चीज़ों को वापस पटरी पर लाया जा रहा है, इसमें चाहे वो स्विमिंग पूल हो, चाहे वो तमाम दूसरी चीज़ें हों, आप जो एंटरटेनमेंट के मनोरंजन के साधन हैं वो अनलॉक में खोल दिए गए हैं, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं, शिक्षण संस्थान हैं, उनका ना खुल पाना ये अपने आप में बहुत हद तक बड़ी चुनौती बन चुका है। और यहाँ पर परेशानियाँ बच्चों के लिए भी हैं, कोचिंग संस्थान के संचालकों के सामने भी है। और अब ऐसे में कब तक इसका इंतज़ार किया जा सकता है? और कोटा, क्योंकि इसमें हम नज़र बनाते हैं, राजस्थान में कोटा एक एजुकेशनल हब के तौर पर हम उसको देखते हैं। कोचिंग सेंटर के बंद रहने से जो कोटा की पहचान है एजुकेशनल हब के तौर पर, कहीं वो पहचान कहीं खो तो नहीं जाएगी? और अब आने वाले समय में कई ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं भी हैं जो कि आयोजित होनी हैं, जो आने वाली हैं, उनके एग्ज़ाम भी हैं। तो ऐसे में जो बच्चे उन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो कैसे वो तैयारी कर पाएंगे? क्योंकि कोचिंग सेंटर्स के ज़रिए ही वो अपनी तैयारियां करते थे, वो अपने लक्ष्य को आप साध पाते थे, वो वहां तक पहुंच पाते थे। लेकिन अब कोचिंग सेंटर्स के ना खुलने की वजह से ये परेशानियां छात्रों के सामने भी आ रही हैं। छात्र परेशान हैं, छात्रों के सामने परेशानी इस बात को लेकर के है कि जो तय समय में वो अपने लक्ष्य को निर्धारित करके वहां तक पहुंचना चाहते थे, तो अब उनकी उस लिहाज से तैयारी नहीं हो पा रही है। एक परेशानी ये भी है। दूसरी परेशानी कोचिंग संचालकों के सामने ये भी नजर आती है कि कई ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो कि उनकी बिल्डिंग किराए पर होती है, बिजली पानी का ये सभी चीज़ें, उनको बिल भी उनको भुगतान करना होता है। लेकिन अब एक लंबा समय हो चुका है, अभी तक ये कोचिंग शिक्षण संस्थान बंद हैं, तो ऐसे में परेशानियां उनके सामने बहुत हद तक बनी हुई हैं। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से हमारे साथ संपर्क हो चुका है हमारे दोनों ही खास मेहमानों से। अजय अग्रवाल जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? अजय अग्रवाल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ बिल्कुल पहुंच रही है। ठीक है अजय अग्रवाल जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि राज्य सरकार से आपकी मांग क्या है? आप क्या चाहते हैं राज्य सरकार क्या आपकी बातों पर विचार करे? कौन कौन सी बातें हैं आपकी जो सरकार तक आप पहुंचाना चाहते हैं? राज्य सरकार ने हम गत 1 महीने से लगातार, जब से सरकार सिनेमा हॉलों के अंदर 18 वर्ष तक वैक्सीनेट बच्चों को सिनेमा हॉल में जाना, वैक्सीनेट बच्चों को सिनेमा हॉल में जाना अलाउ किया है, तब से हम लोग ये लगातार हमारी डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम हमारे जो छात्र हैं, कोचिंग छात्र बच्चे जितने भी हैं, उनको भी कम से कम 18+ ऊपर वालों को कोचिंग में आना अलाउ किया जाए। क्योंकि जब वो 3 घंटे के लिए अगर पिक्चर देखने जा सकता है तो 2 घंटे के लिए हमारे पास कोचिंग में क्यों नहीं आ सकता? तो ये एक विरोधाभास जो सरकार चला रही है, उसके लिए हम सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि इस ओर ध्यान दिया जाए। क्योंकि हमारे जितने भी कोचिंग संचालक हैं पिछले 1.25 साल से करीबन बहुत परेशान हैं, उनके आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन ख़राब होती जा रही है। बहुत से लोगों के पास में बिल्डिंग्स किराए की हैं, कई लोगों के पास सैलरीज देने के लिए पैसे नहीं हैं, कई लोग बड़ी विकट स्थिति में, कई लोगों ने कोचिंग संस्थान अपने बंद भी कर दिए हैं, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने आर्थिक तंगी में आकर के अपनी आत्महत्या तक भी कर ली है। तो इसलिए हमारी सरकार से लगातार ये मांग है कि इन चीज़ों को देखते हुए जितने भी कोचिंग संस्थान है, प्लस लाइब्रेरी है, प्लस हमारे जो हॉस्टल्स हैं, इन सबको, चूँकि अब कोविड गाइडलाइंस के हिसाब से हम लोग सारा काम करने के लिए तैयार भी हैं और केसेज भी बहुत कम, नगण्य की संख्या में आ गए हैं। राजस्थान में बहुत कम केसेज आ रहे हैं, आज भी सिर्फ 5 केसेज नए आए हैं। तो इनको देखते हुए हमको ये उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द हमारे इस बात के लिए फैसला भी लेगी। और हम आज भी मुख्यमंत्री आवास पर मिल करके आए थे, मुख्यमंत्री महोदय नहीं मिले, लेकिन अधिकारियों ने हमारे को ये आश्वासन दिया कि आपकी बात जो है मुख्यमंत्री तक तुरंत प्रभाव से पहुंचाई जाएगी और जल्दी इस पर फैसला लिया जाएगा। ठीक है, मैं जरा वापस शुरू करूंगा सर आपका, लेकिन अनिल जी से मेरा अगला सवाल है। अनिल जी, आप ऑनलाइन कोचिंग चल रही हैं, तो फिर आप लोग ऑफलाइन की डिमांड क्यों कर रहे हैं? ऑफलाइन के आखिर फ़ायदे क्या हैं? और ऑनलाइन माध्यम से अगर पढ़ाई चल रही है तो
तो क्या सही तरीके से बच्चों तक वो जानकारी नहीं पहुंच पाती है जो शिक्षकों के द्वारा पढ़ाई जाती है, छात्रों तक पहुंचाई जाती है? जी, हम अभी कुछ देर पहले ऑनलाइन की अव्यवस्थाओं से जूझ रहे थे। आप जब लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे तो डिस्टरबेंस आया, और डिस्टरबेंस आया क्योंकि ये तो एक शो है, कोई बातें चल जाता है, लेकिन एकाग्रता के साथ अगर बच्चा पढ़ता है और डिस्टरबेंस आता है नेटवर्क में, तो उसकी तैयारी में वो बहुत बड़ा प्रभाव करता है। स्पेशली हमारा देश गाँव का देश है, और जब गाँव के बच्चे गाँव में रहकर नेटवर्क से जूझते हैं तो बहुत ही दया आती है, क्योंकि गाँव में वैसे भी शिक्षा अच्छी नहीं होती है। सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल की शिक्षाएं राजस्थान में कैसी चल रही है ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। और जब वो वहां से पढ़ता है और जो पास आउट होता है तो उसके पास एकमात्र ऐसा तरीका होता है कोचिंग, जहां वो शहर के धनाढ़ बच्चों के बराबर में आ सकता है 6 महीने की कंपटीशन की तैयारी करके। अब उसमें भी वो अटक रहा है, उसमें भी वो पीछे रह गया है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। ऐसे में गांव के ग्रामीण किसानों के बच्चे परेशान हैं, और उनको एक बार अगर कोचिंग खुल जाएगा तो वो 3 महीने इंतजार कर रहे हैं कि जैसे तैसे खुले कोचिंग और हम जल्दी जाकर हमारी तैयारी को पूर्णता प्रदान करें। वो आरएएस, आईएएस और भी जैसे अभी रीट की एग्जाम आ रहे हैं, और पुलिस की भी चलती रहती है, पटवारी की भी है, तो अन्य कई प्रतियोगी परीक्षाएं जो सिर पर है, लेकिन गांव का बच्चा, गांव का छात्र, गांव के छात्रा हैं, परेशानी में है कि वो कैसे तैयारी करें। ऑनलाइन उनकी व्यवस्थाएं चल नहीं रही है, वो ऑफलाइन में शहर में आकर पढ़ना चाहते हैं और सरकारें मान नहीं रही है। जी ठीक है, यानी कि इस पर भी नजर बनाने की जरूरत है। लेकिन मैं आगे बढ़ता हूं। अजय जी, राज्य सरकार ने आपको कोचिंग हब दिया है, उससे आपको क्या फायदे नजर आते हैं, क्या फायदे हुए हैं? देखिए, कोचिंग हब की डिमांड जो है हमारी संस्था ने की थी, महासंघ ने की थी जी। और कोचिंग हब मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में पहला राजस्थान ऐसा राज्य है जहां सरकार ने हमारी बात को सुनी, समझी और इसको एक मूर्त रूप दिया। और आज की तारीख में जयपुर के अंदर करीबन 65,000 वर्ग मीटर के अंदर कोचिंग हब का निर्माण कार्य चल रहा है, जो तीव्र गति से चल रहा है। उसके लिए हम राज्य सरकार के बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। सरकार को हमारी तरफ से बहुत हम बधाइयाँ देते हैं कि सरकार ने हमारी इस बात को सुनी, लेकिन हमारी बात को सुनते सुनते सरकार ने कहीं पर हमारी इस बात को अनदेखी कर दी कि इस समय हमारे को कोचिंग अनलॉक की भी बहुत ज़्यादा सख्त आवश्यकता है। कोचिंग हब के अंदर हम लोग सब लोग वहाँ पे शिफ्ट होना चाहते हैं, क्योंकि जितने भी कोचिंग संचालक हैं उनको बड़ी अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है, उनको पार्किंग की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनको बार बार अपनी जगह बदलनी पड़ती है। इसलिए कोचिंग हब एक जगह होने से छात्रों को और कोचिंग संचालकों को सबको बहुत फ़ायदा होगा, और सरकार को भी एक जगह सारा मैनेजमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अनीश जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये कोचिंग हब का जो एक पूरा प्रोजेक्ट है, क्या आपको लगता है कि उसके बहुत हद तक फ़ायदे भी हैं, और जैसा कि बताया भी गया कि उसमें गाड़ियों को लेकर के पार्किंग की जो परेशानियां आती हैं वो सभी चीज़ें दूर हो जाएंगी और कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? कुछ नहीं, बहुत कुछ बेहतर होने वाला है कोचिंग हब के जरिए, क्योंकि अब तक हम जयपुर की बात करें, जयपुर में कुछ साल पहले टोंक फाटक में, यहाँ इमली फाटक, यहाँ कोचिंग चला करती थी, लेकिन यहाँ स्थानीय नागरिकों ने विरोध किया। यहाँ से हटकर वो लोग गोपालपुरा बाईपास और जमुआ रामगढ़ मोड़, जगतपुरा और सांगानेर और झोटबड़ा इन स्थानों पर गए, और वहां कोचिंगें धीरे धीरे पनपने लगी, वहां भीड़ आने लगी। तो वहां के स्थानीय नागरिकों ने भी परेशानी के सबब बने इन कोचिंग संचालकों को नहीं, इन बच्चों को। बच्चे क्योंकि नियमों का पालन नहीं करते हैं, भीड़ के साथ जाते हैं और गाड़ी जहां चाहे वहीं पार्क कर देते हैं। तो उन्होंने सरकार से शिकायत की, हाईकोर्ट में भी एक PIL डाली, और हाईकोर्ट ने कहा कि इनको एक जगह यहाँ से हटाया जाए। जब ये बात आई तब हमने कहा कि साहब इनको कब तक आप हटाते रहोगे, एक जगह दीजिए, एक व्यवस्थित जगह दीजिए। हम आधुनिक भारत का निर्माण कर रहे हैं, इन कोचिंगों को भी आधुनिक तरीकों से कहीं न कहीं हमें व्यवस्थित करना पड़ेगा। हर शहर में कोचिंगें हैं, ऐसे में हर शहर में इन सबको एक जगह व्यवस्थित रूप से हम अगर कहीं व्यवस्थित कर देते हैं तो धीरे धीरे समय के अनुसार ये पनपती रहेगी, व्यवस्थित होती रहेंगी और कोचिंग हब विकसित होता जाएगा। आज जो राजस्थान का कोचिंग हब है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इतना शानदार प्रोजेक्ट उसमें तैयार किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं सारी उसमें है। उसमें छात्र आने पर वो एंटरटेन कर सकता है, वहां पर ऑडिटोरियम है, वहां पर लाइब्रेरीज है, वहां पर PG हॉस्टल की व्यवस्था है, वहां पर एक्सरसाइज करने के लिए ट्रैकिंग, दौड़ने के लिए साइकिल ट्रैक है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं
जिसे छात्र वहां जुड़कर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना विकास कर सकता है, अपने सोचने के दायरे को बढ़ा सकता है। एक सबसे बड़ा फायदा इस कोचिंग हब के कारण जो होने वाला है, यहाँ अलग अलग कोचिंग संचालक अलग अलग लोगों को बुलाते हैं, सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं, उनके अनुभव को बच्चों को बताते हैं कि ये सेलिब्रिटी ऐसा है, इसने ये संघर्ष किया है, उसको देखो, सीखो और आगे बढ़ो। यहाँ सरकार अच्छे लोगों को बुलाएगी, अपने खर्चे पर बुलाएगी और इसका प्रचार प्रसार बहुत अच्छी तरीके से होगा और इस पर निगरानी भी सरकार की रहेगी। तो बच्चों को अधिक से अधिक फायदा मिल पाएगा और उनका अधिक से अधिक सिलेक्शन हो पाएगा। इसलिए हमारी सरकार से डिमांड भी रही है कि जिन जिन शहरों में कोचिंग हब की संभावनाएं हैं, वहां कोचिंग हब आए, ताकि राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा में देश में सिरमौर बने। ठीक है, यानी कि कोचिंग हब का किस तरीके से इसका फायदा मिल सकता है और साथ ही साथ इस दौरान कोरोना संक्रमण की वजह से जो चीजें अभी तक नहीं खुल पाई थी, उसकी वजह से कितना नुकसान हुआ है ये हमने समझ लिया है। लेकिन आगे बढ़ते हुए मैं अजय जी आपसे ही जरा समझना चाह रहा हूँ कि ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट महासंघ से जुड़े हैं आप, आपकी संस्था के आखिर उद्देश्य क्या है, किन विषयों पर आधारित है और किन किन चीजों को लेकर के आने वाले समय में आपके द्वारा, आपकी संस्था के द्वारा काम किया जाना है? देखिए, हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य एक ही है कि किसी भी सूरत में कोचिंग संस्थान और जो हमारे साथ में लाइब्रेरी संस्थान और हॉस्टल संस्थान जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन सब का मूर्त रूप से विकास हो। जो भी समस्याएं हम लोगों को आ रही है उनको कहीं पर हम महासंघ के एक बैनर तले लेकर के और सरकारों से, राज्य सरकारों से, केंद्र सरकार से जिस भी तरीके की मदद की आवश्यकता होगी हम लोग उसके लिए प्रयास करेंगे। जितने भी हमारे को हमारे हितों की रक्षा के लिए कार्य करने पड़ेंगे हम लोग उसके लिए तत्पर हैं और हम लगातार इस चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि जितने भी हमारे कोचिंग संचालक हैं उनको जो परेशानी आ रही है उनको हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो कोचिंग हब हो, चाहे वो कोचिंग नियामक आयोग हो। एक बात मैं बताना चाहूँगा, कोचिंग हब का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, कोचिंग संचालकों को उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सरकार से हम लोगों ने कोचिंग संचालकों के लिए एक रियायती दर पर मांग की है कि सबको एक रियायती दर पर आवंटन किया जाए, जिसके लिए सरकार की प्राइमा फेसी सहमति बन चुकी है और रेट्स वगैरह अभी डिसाइड होनी बाकी है, टर्म्स एंड कंडीशंस होनी बाकी है। बट हमारे को ऐसा लगता है कि सरकार हमारी इस बात को गंभीरता से विचार कर रही है और उसका मैक्सिमम फ़ायदा जो है कोचिंग संचालकों को भी मिलने वाला है। ठीक है, यानी कि इसका फायदा कोचिंग संचालकों को भी मिलेगा, लेकिन कोचिंग नियामक आयोग के बारे में चर्चा होने लगती है। अजय जी, जरा इसके फायदे में आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इसके फायदे क्या होंगे? सर, कोचिंग नियामक आयोग का मतलब है कि एक रेगुलेटरी बॉडी जब किसी भी संस्था पर बैठती है, किसी भी, हम लोगों की एक तो ये भी डिमांड है कि शिक्षा के जितने भी कोचिंग संस्थान हैं इनको एक शिक्षण संस्थान का दर्जा दिया जाए, जिससे कि इनको एक आइडेंटिटी मिले। कोई भी ये नहीं माने कि साहब कोचिंग कोई भी खोल लेता है और कोई भी बंद कर देता है। कोचिंग संस्थानों को एक बाकायदा रेगुलेशन मिलेगा और उसके ऊपर जब गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल रहेगा, रजिस्ट्रेशंस होंगे और सरकार को उससे रेवेन्यू भी मिलेगी और कोचिंग संस्थानों को अपना एक लीगल वे भी मिलेगा। तो इससे कोचिंग नियामक आयोग बनने से हमारी समस्याओं को अच्छे तरीके से सुना भी जाएगा और उसका समाधान सरकारी स्तर पर बहुत तीव्र गति से होगा। बिल्कुल, बेहतर तरीके से जो आप कोचिंग संस्थान हैं वो काम कर पाएंगे, इसके लिए नियामक आयोग की तरफ से ये काम हो सकता है। लेकिन आगे बढ़ते हुए अनिश जी, मेरा सवाल अब आपसे है कि जब सरकार सिनेमा और क्लब खोल सकती है, बाकी चीज़ों को अनलॉक किया जा सकता है, आखिर कोचिंग सेंटर आप ना खोलने को लेकर के आपको क्या लगता है, इसमें कोई परेशानी है, कोई आपत्ति है? यह एक हास्यास्पद स्थिति है। आज हम लोग माननीय अजय अग्रवाल जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री साहब को महात्मा गांधी की तस्वीर और फूल भेंट करके हमने अपील की है उनसे गांधीवादी तरीके से कि बच्चों को आप सिनेमा देखने की आदत डाल रहे हैं, उसको, उस आदत को आप पढ़ने लिखने की आदत में क्यों नहीं बदल देते? उस बच्चे को, 18 वर्ष के ऊपर के बच्चे को जब फर्स्ट डोज लगाने पर आप सिनेमा देखने की परमिशन दे सकते हैं, तो उसे पढ़ाई लिखाई में क्यों नहीं लगाते? सबसे बड़ी विविधता जो यहाँ आ रही है, सरकार हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को और हमारे कोचिंग संचालकों को, लाइब्रेरी संचालकों को संदेहास्पद स्थिति से देखती है। वो ये सोचते हैं कि ये लोग अव्यवस्था फैलाएंगे, जबकि फर्स्ट लॉकडाउन में हमने, जब मुख्यमंत्री ने नारा दिया कि कोई भूखे न सोने पाए, 70,000 लोगों को जयपुर में हमने खाना खिलाया, 40,000 लोगों को कोटा में खाना खिलाया, ऐसे जोधपुर में, अजमेर में और गांवों में भी हमारे कोचिंग संचालक जो गांव में चले गए थे, वो गांव से निकल कर आए। हाईवे पर जो मजदूर चल रहे थे, वहां कोई सरकार नहीं थी साहब,
वहाँ हमारे कोचिंग संचालक थे, हमारे बच्चे थे जो कोचिंगों में पढ़ रहे हैं। हमने एक आह्वान किया कि नहीं, देश की मदद करनी चाहिए, और उस आह्वान का फायदा ये रहा कि हिंदुस्तान में सबसे बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाए हम, कोई भूखे न सोने पाया इस राजस्थान में, और माननीय प्रधानमंत्री ने हमारे मुख्यमंत्री की तारीफ की। लेकिन आज ही जब दूसरे दौर पर हम चल रहे हैं तो हम भी सोच में पड़ गए हैं कि ऐसा इस दौरान हमसे क्या गलती हुई कि सरकार हम पर विश्वास ही नहीं कर रही है। जबकि मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, वीर और अच्छे महान इंसानों को माताएं जन्मती जरूर है, लेकिन उसको बनाता शिक्षक है, उसको बनाता कोचिंग संचालक है। तो आप शिक्षकों पर इतना संदेह क्यों कर रहे हैं? एक बार अवसर दीजिए ना, एक बार दिया हमने करके दिखाया, दूसरी बार और दीजिए। हम गारंटी देते हैं हमारे बच्चे, हमारे कोचिंग संचालक और हमारे हॉस्टल संचालक और लाइब्रेरी संचालक सब लोग मिलकर इस कोरोना महामारी से निजात दिलाने में कार्य करेंगे। लेकिन सरकार नहीं कर रही है, और हमें कभी कभी यह भी संदेह होता है कहीं इसके पीछे ऑनलाइन माफिया तो नहीं सक्रिय हो गए कहीं, क्योंकि आजकल जमाना बहुत अलग प्रकार का है, हर जगह पैसे का बोलबाला है, हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है, लोग भी काम करते, देश खोखला है। उस खोखलेपन को और खोखला करने के लिए कहीं साजिश के तहत कोचिंगों को बंद तो नहीं रखा जा रहा है, ये भी संदेह हमारे बीच में अब पैदा होने लगा है। अजय जी, जरा इस बात को हम समझ रहे हैं कि ऑनलाइन माध्यम के जरिए कोरोना संक्रमण के दौर में क्लासेस चलते हुए हमने देखी है, लेकिन चाहे वो बच्चे हों चाहे वो अभिभावक हों, संतुष्ट नजर नहीं आते हैं। वो कहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस से उतना ज़्यादा बच्चों को समझ नहीं आता है जितना ऑफलाइन क्लासेस में आता है। अजय अग्रवाल जी, साउंड गई, साउंड डिस्टर्ब है सर। अच्छा, मैं एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा देता हूं। हमने देखा कि कोरोना संक्रमण के दौरान ऑनलाइन क्लासेस चली, लेकिन ना तो उससे बच्चे खुश नजर आते हैं, ना अभिभावक उससे संतुष्ट नजर आते हैं। उनका ये कहना होता है कि ऑफलाइन क्लासेस अगर कोचिंग सेंटर में जाकर के बच्चे पढ़ते हैं तो वहां पर बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में ये सब हो नहीं पाता है। ये बिल्कुल सही बात है। बच्चे जब ऑनलाइन पढ़ते हैं तो उनमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है कि वो लोग उस चीज़ के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं। उनको जब मर्जी होती है, जब वो सुबह, अगर कोचिंग क्लासेस उसकी सुबह 6 बजे है तो उसके लिए उसको 6 बजे तैयार होना पड़ेगा। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के लिए वो आराम से 8 बजे उठेगा, उसको 10 बजे का टाइम ले लेगा, वो उसके अंदर उतनी ओबीडियंटली काम ही नहीं करता है, पढ़ नहीं पाता है। दूसरा, जब वो ऑनलाइन पढ़ता है तो उसको ये डर नहीं होता है कि मेरा टीचर मुझे कुछ कहेगा। जैसे ही वो ऑफलाइन में जाता है तो टीचर का जो एक मानसिक उसके ऊपर दबाव होता है कि भाई मुझे एकाग्रता से पढ़ना है, तो सबसे बड़ी जो उसकी पढ़ाई का जो उद्देश्य है वो पूरा ऑफलाइन में जितना होता है ऑनलाइन में वो किसी भी हालत में नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके ऊपर नेटवर्क प्रॉब्लम, जो अनीश जी ने बताया कि नेटवर्क इशू आता ही आता है। अभी भी हम लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं तो नेटवर्क प्रॉब्लम बार बार डिस्टर्बेंस दे ही रही है। तो वो जब बच्चा पढ़ता है तो उसके एकाग्रता में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आता ही आता है। तो जो ऑफलाइन की पढ़ाई है वो ऑनलाइन कभी भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। लेकिन फिर भी हो सकता है, जो अनीश जी ने एक बात कही कि ऑनलाइन माफिया ये चाहता हो कि जब तक ऑफलाइन बंद रहेगी उनका व्यापार शायद ज़्यादा चले, इसलिए कहीं ना कहीं वो लोग भी इसके पक्ष में नहीं हैं। और जो छोटे कोचिंग संचालक हैं उनकी दुर्दशा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उनकी आर्थिक स्थितियां इतनी कमज़ोर होती जा रही है कि वो हमारे से देखी नहीं जा रही है। इसलिए हमारा सरकार से बार बार आग्रह है कि इस चीज़ को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए, इन लोगों को अनलॉक किया जाए, नहीं तो ये लोग और कई लोग आत्महत्या कर चुके हैं और आगे कई लोग आत्महत्या करने के कगार पर खड़े हैं। बिल्कुल, ये बड़ी परेशानी आगे बन सकती है इस पूरे क्षेत्र के सामने। लेकिन मैं जरा, बहुत कम समय है अनीश जी, मैं जरा जल्दी से आपसे रिएक्शन लेना चाह रहा हूँ कि कोचिंग सेंटर का बंद रहना ये रोजगार के जो बाकी दूसरे साधन हैं उसको भी प्रभावित करता है इसमें, क्योंकि हॉस्टल का एक बड़ा पहलू भी है, क्योंकि हॉस्टल बंद रहना, वहां पर बच्चों का ना पहुंच पाना, तो ये रोजगार के वो साधन हैं जो बाकी इलाकों के अंदर प्रभावित भी हुए हैं, इससे बाकी लोग भी जुड़े हुए हैं। बहुत से लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। हॉस्टल, लाइब्रेरी और कोचिंग संस्थाएं ये सीधे तरीके से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लेकिन इसके अलावा टिफिन सेंटर वाले और जो कपड़ा प्रेस करते हैं वो, जो ड्राई क्लीनर्स है वो, और इसके अलावा जो पर्चे बांटने वाले लोग हैं ये भी इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मार्केटिंग सेक्टर है, होर्डिंग्स का काम करने वाले लोग हैं,
इसके अलावा न्यूज़पेपर ऐड है, टीवी चैनल ऐड है, बहुत बड़ा तबका इससे जुड़ा हुआ है। और जो दर्द है ना वो हम देखते हैं साहब, हम जब हमारे सामने हमें मतलब सुना नहीं सकते, इतना दर्द है। अभी परसों हम एक मीटिंग कर रहे थे, शिक्षक बैठे थे जो राष्ट्र का निर्माण करते हैं। उस शिक्षक का दर्द था कि साहब लॉकडाउन से पहले मैं 50,000 रुपये महीने कमाता था, मेरी इज्जत होती थी मोहल्ले में, और 2 साल में मेरी हालत ऐसी हो गई कि आज मैं मेरे अकाउंट में पैसा नहीं डाल सकता, एनपी हो गया, और अगर पैसा डालेगा तो उड़ जाएगा, और वो कहीं का नहीं है। मतलब कई शिक्षक आंसुओं के साथ हमारी मीटिंगों में आते हैं, उसका जवाब हमारे पास नहीं है साहब। क्या जवाब दें हम? ये सरकार उनको राहत पैकेज भी नहीं दे रही है, और कई लोग तो मर चुके हैं। और मीडिया जो आपका आज हमारे दर्द को नहीं दिखा रहा है कोई भी। वो मुख्यमंत्री में के हाउस में क्या मीटिंग हो रही है, प्रधानमंत्री कौन सा कपड़ा पहनते हैं, प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं वो दिखा सकते हैं, लेकिन जनता जो मर रही है ना उसके दर्द को दिखाने के लिए आप जैसे मीडिया लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं साहब कि आपने हमारे दर्द को दिखाया है। इस दर्द को पहुंचाइए हमारे मुख्यमंत्री के लिए। ये इसीलिए इंडिया न्यूज राजस्थान इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपकी आवाज पहुंचाने के लिए ही, बिल्कुल सर, ये कोशिश हमारी यही है अनीश जी कि आपकी जो बातें हैं, आपकी जो मांग है वो राज्य सरकार तक पहुंच पाए। हम आपके इस दुख को समझ पा रहे हैं, दर्द को समझ पा रहे हैं, और प्रदेश की बाकी जनता भी इस बात को समझ पा रही है, और खास करके जो बच्चे हैं, अभिभावक हैं, वो भी इस सभी चीज़ों को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। खैर, बहुत शुक्रिया, आप दोनों ही खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। और सिनेमा और क्लब पर आखिर नरमी, और कोचिंग और हॉस्टल पर आखिर सख्ती क्यों बनी हुई है, इसको लेकर के बड़ा सवाल है, और हमारी कोशिश यही है कि सरकार तक जो संस्थान है उनकी आवाज़ पहुंच पाए। पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना,